Hi all, I welcome you all back to my YouTube channel जहां हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को चैप्टर वाइज कंप्लीट कर रहे हैं। कुछ वीडियोस वन शॉट है, कुछ वीडियोस पार्ट में है, बट द मेन मोटो इज टू मेक श्योर आपको सारे लेसन्स बहुत प्रॉपरली समझ आ रहे हैं। ठीक है, आप समझ आ रहे हैं एज वेल एज इट इज इजियर फॉर यू कि आप उसको एग्जाम में भी ठीक से लिख पाओ। द रीजन वाई आई एम सेइंग दिस, कई बार चीजें हमें बहुत अच्छे समझ आ जाती है बट हम एग्जाम में नहीं लिख पाते हैं क्योंकि हमें वो वोकेबलरी नहीं होती जो बुक में लिखी है, हमें वर्ड्स नहीं मिलते। दैट्स वाई आई एम क्रिएटिंग ऑल दिस वीडियो विद द हेल्प ऑफ PDF, जिससे आपको मेरी लैंग्वेज के थ्रू समझ आए चीजें, और जब आप वही चीज बुक से पढ़ेंगे तब आपको लिखना भी बनेगा कि ओके हमें ये चीज लिखनी है एग्जाम में। ठीक है, शुरू करते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर। प्रोडक्शन फंक्शन का एक पार्ट मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आपके लिए डिफिकल्ट होगा सेकंड पार्ट को समझना, तो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज गो एंड चेक फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, उसके बाद काफी इजी हो जाएगा आपके लिए। हम यहां से शुरू कर रहे हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था हमने पिछली क्लास में ऑलरेडी पढ़ लिया था मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी मैं पेन उल्टा चला रही थी, मीनिंग पढ़ लिया था हमने। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब हो गया था। हमने पढ़ लिए थे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, डिफरेंस बिटवीन पढ़े थे हमने शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में, वेरिएबल फैक्टर क्या होता है, फिक्स्ड फैक्टर क्या होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट। भैया प्रोडक्ट जो है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, एक प्रोड्यूसर ने जो प्रोडक्ट बनाया है तो वो उसका क्या कंसेप्ट है, मतलब इंडस्ट्री कैसे डिसाइड करती है, कैसे बोलना चाहिए, द करेक्ट वर्ड इज कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ गुड्स रिक्वायर्ड, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ गुड्स रिक्वायर्ड, इंडस्ट्री कैसे डिसाइड करती है। ठीक है, तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, आउटपुट रेफर्स टू अ वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म और एन इंडस्ट्री ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। प्रोडक्ट का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ गुड्स, मतलब समझो मेरी एक इंडस्ट्री है, ठीक है, जहां पर मैं गुड्स बनाती हूँ। वहां पर मैंने अगर 100 बिस्किट, मेरी बिस्किट फैक्ट्री है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरी बिस्किट फैक्ट्री है, वहां पर मैंने 100 बिस्किट्स का क्या करा है, प्रोडक्शन करा है, 100 पैकेट बनाए मैंने। अब इस प्रोडक्ट को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगी फॉर माई बेटर। मुझे एक लॉ पढ़ना है आगे जाके, इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रही हूं। आप इसको अभी के लिए ऐसा समझो कि मेरी एक इंडस्ट्री है, बिस्किट इंडस्ट्री है, वहां पर मैंने प्रोडक्शन करा है 100 पैकेट्स ऑफ बिस्किट का। कितने पैकेट्स ऑफ बिस्किट का, 100 पैकेट्स ऑफ बिस्किट का। अब मैं अपने प्रोडक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करूंगी। कितने पार्ट में डिवाइड करूंगी, 3 पार्ट में। टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। अब ये टोटल प्रोडक्ट क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है और एवरेज प्रोडक्ट क्या है, और ये क्यों जरूरी है, क्यों पढ़ रहे हैं हम। मैं जब भी कोई चीज पढ़ाती हूं मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि भाई ये पढ़ क्यों रहे हैं, तो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं उसका मतलब आपको आगे जाके और डिटेल में समझ आएगा। अभी आप जब इसको देख रहे हो तब अपने दिमाग में सिर्फ इतना समझो कि आपको मीनिंग समझना है TP, MP और AP का। आपको क्या समझना है, फिलहाल आपको ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है कि ये क्या है, क्या चल रहा है। आपको अभी और इसका सिर्फ और सिर्फ क्या समझना है, मीनिंग समझना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि टोटल प्रोडक्ट क्या होता है। टोटल प्रोडक्ट नाम में जो लिखा है वही उसका मतलब है, टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट मतलब क्वांटिटी ऑफ गुड्स मैंने बनाया in a given period of time, in a given period of time। मतलब अगर मुझे 1 महीने का टाइम दिया गया था, 1 मंथ टाइम था, उसमें मैंने
100 पैकेट ऑफ बिस्किट बनाए। कितने पैकेट? 100 पैकेट्स ऑफ बिस्किट बनाए। तो मेरा टोटल प्रोडक्शन एक महीने में कितना कहलाएगा? 100 पैकेट। कितना कहलाएगा? 100 पैकेट। जितना समझ में आया है उतना ही है, उतना ही मैं समझाना चाहती हूं। टोटल प्रोडक्ट का मतलब होता है टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म और बाय द प्रोड्यूसर इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर समय के अंदर प्रोड्यूसर ने जितना प्रोडक्शन करा, टोटल जितना प्रोडक्शन करा टोटल, उसको कहा जाता है टोटल प्रोडक्ट। क्या बोला जाता है? टोटल प्रोडक्ट। एक एग्जांपल देखो, अगर 10 लेबर ने प्रोड्यूस किए 60 केजी ऑफ राइस, तो टोटल प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? 60 केजी। क्या कहलाएगा? 60 केजी। इन अ शॉर्ट रन अ फर्म कैन एक्सपांड टोटल प्रोडक्ट। अब मुझे नहीं लगता कि आपको ये चीज अब समझाने की जरूरत है। मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन मतलब कम समय, कम पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्ग रन मतलब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट रन में मतलब कम समय में अगर मेरे को मेरा प्रोडक्शन बढ़ाना है, 60 किलो राइस की जगह अगर 100 किलो राइस करना है, तो मैं क्या चेंज करूंगी? ऐसा क्या करूंगी जिससे मेरा प्रोडक्शन 60 केजी से 100 केजी हो जाएगा? तो ओनली एंड ओनली वेरिएबल फैक्टर। क्या बदलूंगी? वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर में क्या आता है? लेबर, रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल, ये सब चीजें आती हैं वेरिएबल फैक्टर में। और शॉर्ट रन में यू कैन ओनली एंड ओनली चेंज वेरिएबल फैक्टर इफ यू वांट टू इंक्रीज योर प्रोडक्शन। मुझे नहीं लगता मुझे वापस से उतना डिटेल में समझाने की जरूरत है, बिकॉज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन वेरी डिटेल इन प्रीवियस वीडियो। स्टिल आई एक्सप्लेन्ड इन दिस वीडियो। अब आएगा आपका एक और प्रोडक्ट जिसका नाम है एवरेज प्रोडक्ट। क्या नाम है? एवरेज। अभी टोटल प्रोडक्ट तो आप मैम आपने बोल दिया 60 किलो। 60 किलो राइस उसने उगाया एक महीने के अंदर, तो उसका टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया? 60 केजी। नाउ व्हाट इज एवरेज प्रोडक्ट? एवरेज प्रोडक्ट के नाम में एक वो आ रहा है, एवरेज प्रोडक्ट के नाम में ही एक वर्ड आ रहा है जिसका नाम है एवरेज। अब एवरेज जब भी किसी चीज में आता है तो कैसे निकाला जाता है? कैसे निकाला जाता है एवरेज? जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लास में 5 बच्चे, 1 2 3 4 5, एक के पास 2 रुपए हैं, एक के पास 3 रुपए, एक के पास 5 रुपए, एक के पास 10 रुपए, एक के पास 1 रुपए। तो मुझे अगर कहा जाए कि सेजल बताओ क्लास में टोटल एवरेज कितने रुपए हैं, टोटल एवरेज कितने रुपए हैं, तो मैं क्या करूंगी एवरेज निकालने के लिए? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मेरा क्या निकल जाएगा? एवरेज निकल जाएगा। यहां पर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 10 5 15 16 17 18 19 20 और 21। 21 डिवाइडेड बाय, इसको अभी के लिए मैं ले रही हूँ 4, सो दैट माई कैलकुलेशन विल बिकम इजी। तो ये हो जाएगा 20। 20 को मैंने डिवाइड करा 5 से, 5 4 जा 20, तो मेरा एवरेज प्रोडक्ट कितना आया? कितना आया? 4 आया। तो किसी भी दुनिया जहान में किसी का भी एवरेज निकालने का यही फॉर्मूला है। तो जब आपको एवरेज प्रोडक्ट निकालने को कहा जाए तो भी आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। क्या फॉर्मूला? टोटल प्रोडक्ट को ऐड कर दो, जैसे यहां पर मैंने ऐड करा, और उसको यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, ये यूनिट थी ना, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा? एवरेज प्रोडक्ट। अगर मुझे पूछा जाए कि आपकी इंडस्ट्री में एक महीने में कितनी बिस्किट बनी, तो मैं उससे कहूंगी 100 पैकेट बने। फिर वो अगर मुझसे पूछेगा कि 100 पैकेट के ऊपर कितना लेबर एम्प्लॉय था, कितना लेबर एम्प्लॉय था, तो मैं कहूंगी 5। क्या कहूंगी? 5 लोगों ने मिलकर 100 पैकेट बनाए। तो मतलब ऑन एन एवरेज एक इंसान ने कितना प्रोडक्शन किया? 20 पैकेट्स का। अब समझ आया हम एवरेज प्रोडक्ट क्यों निकालते हैं? एवरेज प्रोडक्ट हमें एवरेज निकालता है पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। अब मान लो कि
मैंने 100 पैकेट बनाए और लोग कितने लगे थे? 5, मतलब एक इंसान ने कितने पैकेट बनाए? 20 पैकेट एवरेज। मैं ये नहीं बोल रही हूं कि 100% एक ही 20 ही बने होंगे, एवरेज बता रही हूं। अब मेरे को बताओ कि सबके पास 4 रुपए क्या? नहीं ना, एक एवरेज निकाला हमने कि 20, तो मुझे ये पता पड़ेगा कि एक वेरिएबल फैक्टर की क्या यूटिलिटी रही उस टोटल प्रोडक्शन में, इसलिए हम क्या निकालते हैं? एवरेज प्रोडक्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एवरेज प्रोडक्ट के बाद आता है मार्जिनल प्रोडक्ट। क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्ट। जब भी कभी भी किसी भी चीज में आप ये वाला शब्द पढ़ो मार्जिनल, तो अपने दिमाग को बोलना कि इसका मतलब होता है एडिशनल। क्या बोलता है? एडिशनल। जब भी आप कहो मार्जिनल, तब आप कहना एडिशनल, ठीक है। अब मार्जिनल क्या? तो मेरे को एक बात बताओ, टोटल प्रोडक्ट में 1 2 3 4 5, पहले 20 था, फिर 21 था, फिर 23 था, फिर 24 था, ऐसे करके 50 का प्रोडक्शन हुआ। तो अब पहली स्टेज पे टोटल प्रोडक्ट कितना है? 20। दूसरी स्टेज पे टोटल प्रोडक्ट कितना है? 21। तीसरी स्टेज पे टोटल प्रोडक्ट कितना है? 23। तो जब मैं 20 से 21 पे आई तो कितने का एडिशन हुआ? कितने का एडिशन हुआ? बोलो, 1 का। तो मार्जिनल प्रोडक्ट रेफर्स टू एडिशन, एडिशन, एडिशन टू टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट में कितने की बढ़ोतरी हुई जब हमने एक और वेरिएबल फैक्टर अप्लाई करा, उसको कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। क्या कहेंगे? मार्जिनल प्रोडक्ट। एडिशन मेड टू टोटल प्रोडक्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज एम्प्लॉयड। जैसे अब इस एग्जांपल से समझो, मान लो कि एक खेत है। क्या है? ये खेत है। इस खेत में अभी 10 लेबर काम कर रहे थे। कितने लेबर काम कर रहे थे? 10 लेबर। 10 लेबर काम करके 60 किलो राइस बना रहे थे। 60 किलो क्या कर रहे थे? राइस बना रहे थे। अब शॉर्ट रन में हम क्या बदल सकते हैं? वेरिएबल फैक्टर। शॉर्ट रन में जो इस फार्म का ओनर था, उसको अपने राइस का प्रोडक्शन बढ़ाना था, तो उसको बढ़ाने के लिए उसने 10 लेबर की जगह कितने लेबर कर दिए? 11 लेबर। कर सकता है? हाँ, कर सकता है शॉर्ट रन में वेरिएबल फैक्टर। अब उसका प्रोडक्शन 60 से बढ़ के हो गया 67 केजी। कितना हो गया? 67 केजी। तो ये जो एक और इंसान में एडिशन हुआ, एडिशन मेड टू टोटल प्रोडक्ट कितना हुआ? 7 केजी। एडिशन मेड टू प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट कितना हुआ? 7 केजी। व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ लेबर इज एम्प्लॉयड। हमने एक लेबर लगाने से, ध्यान से समझो 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 समझो, एक लेबर लगाने से प्रोडक्शन में कितने का एडिशन हुआ? एक लेबर के एडिशन से, एक लेबर के एडिशन से प्रोडक्शन में कितने का एडिशन हुआ, उसको हम कहेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट। क्या कहेंगे? मार्जिनल प्रोडक्ट। तीनों चीजें समझ में आई? टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट मतलब गिवन पीरियड ऑफ टाइम में मेरी फर्म ने कितना प्रोडक्शन करा, उसको कहा जाता है टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट के बाद आता है एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट में यह पता पड़ता है कि ऑन एन एवरेज लेबर का क्या कंट्रीब्यूशन रहा टोटल प्रोडक्ट में। जैसे अगर 100 बिस्किट बनाए, 50 लेबर लगे थे, तो ऑन एन एवरेज एक लेबर ने 20 पैकेट बनाए होंगे। मार्जिनल प्रोडक्ट कहता है कि जब मैं एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाता हूं, तो उसके बढ़ाने के कारण, जब मैं एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाता हूं तो उसके बढ़ाने के कारण मेरे प्रोडक्शन में जो चेंज आया, मेरे प्रोडक्शन में जो बढ़ोतरी हुई, वो कहा जाता है मार्जिनल प्रोडक्ट। एडिशन मेड टू टोटल प्रोडक्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ लेबर इज एम्प्लॉयड। हाँ, थक गई। समझ गए? टीपी, एमपी, एपी। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा अच्छे से मैं समझा पाऊंगी, बिकॉज आई बहुत सिंपल समझाया है, बहुत सिंपल। फिर भी अगर डाउट आता है तो यू कैन आस्क, आई विल ट्राई, कोई और तरीके से कोशिश करूंगी। बट होता है ना, देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, सो आई विल ट्राई। बट
मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। अब मैं आपको एक लॉ पढ़ाने वाली हूं, और मैंने आपको हर चैप्टर में एक बात बोली है कि दुनिया में सब बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं पर डोंट गेट इमोशनल, होता है बेटा। पर क्या नहीं बदलता? लॉ नहीं बदलता। लॉ में जो वर्ड्स लिखे हैं वो आपको वैसे के वैसे एग्जाम बुक में लिखकर आने हैं। लॉ शुरू ही होता है लॉ ऑफ, आई एम सॉरी, return to a factor refers to a, या law states that, law of variable proportion states that, यहीं से शुरू होता है। और जो स्टेट किया गया है, जो लिखा गया है, जो बोला गया है, आपको वही की वही लिखना है, मत भूलना ये सब छोटी छोटी बात। रिटर्न टू अ फैक्टर क्या होता है? रिटर्न टू अ फैक्टर का मतलब होता है, अब दो बातें यहाँ पे आपको, पहले एक return to a factor. Return to a factor refers to resultant increase in TP when only one factor is increased, keeping all factor fixed. In short run, when one input is variable and other are input are fixed, the firm production exhibits to law of variable proportion. अब क्या होता है law of variable proportion? Law of variable proportion के ये नाम है, law of return, law of return to factor, return to variable factor. ये तीनों नाम याद कर लेना, very very important. ध्यान से समझो। मैंने आपको सेकेंड चैप्टर में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ाया था। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में मैंने आपको बताया था जैसे जैसे हम सेम गुड्स का कंजम्पशन करते जाते हैं तो उसकी यूटिलिटी इनिशियली इंक्रीज होती है, फिर कांस्टेंट होती है, फिर डिक्रीज होती है, फिर फॉल हो जाती है, नेगेटिव, फिर ठीक है। तो इनिशियली इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, देन एट डिक्रीजिंग रेट एंड देन फॉल। अब यहां पर भी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में 3 फेज है, ठीक है। क्या फेज है? फेज 1, फेज 2, फेज 3। सबसे पहला फेज कहता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता है, एज वी इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ ओनली वन इनपुट, जब हम सिर्फ एक ही इनपुट की क्वांटिटी में चेंज करते हैं और दूसरे इनपुट को फिक्स रखते हैं, दूसरे इनपुट को फिक्स रखते हैं, ध्यान समझना, एज वी इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ वन इनपुट एंड कीप अदर इनपुट फिक्स्ड, total product initially increases at increasing rate, then at decreasing rate and finally at negative rate. Total product पहले तो बढ़ता है, initially increases at increasing rate, then at decreasing rate and then negative. अब ऐसा क्यों हुआ? अब ऐसा क्यों हुआ? मान लो एक फील्ड है, एक फील्ड है, इसमें मैंने 5 लोग लगाए, 5 लेबर लगाए और यहां से मेरे को 50 केजी राइस आ जाता है। कितना आ जाता है? 50 केजी राइस आ जाता है। अब मेरे मन में आया लालच, लालच बोल लो या महंगाई के कारण मेरी भी इच्छा हुई कि यार मैं और पैसा कमाऊं, तो मैंने, अब मेरे पास ऑब्वियसली शॉर्ट रन में आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट रन की पढ़ाई कर रहे हैं ना अभी तो हम, शॉर्ट रन में आप क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा लेबर बढ़ा सकते हो कि भैया ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा। तो मैंने लेबर को 5 को बढ़ा के 6 कर दिया। जैसे ही मैंने 6 करा, मेरा 50 किलो का राइस अब कितना हो गया? 55 केजी हो गया। वेरी गुड यार, मैं तो बहुत खुश हो गई कि चलो एक लेबर बढ़ाया और अपने को प्रोडक्शन में इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब मान लो कि मैंने एक और लेबर बढ़ाया और मेरा ये 55 केजी 60 केजी हो गया। कितना हो गया? 60। मैं और खुश, अरे गजब भाई, मजा ही आ गया। 50 से सीधा 60, 10 की बढ़ोतरी। अब मैंने क्या करा, मैंने एक और लेबर लगाई। मैंने सोचा इस बार भी मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा, पर वैसा नहीं हुआ। मेरा प्रोडक्शन इस बार भी कितना ही रहा? कितना रहा? 60 ही रहा। मैंने एक और लगाई, मेरा प्रोडक्शन उतना ही रहा। अब तुम ये क्या देख रहे हो, क्या समझ आ रहा है तुमको इससे? कि फिक्स्ड फैक्टर पर
वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते जाओगे तो एक हद तक ही तुमको उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, उसके बाद रिजल्ट कैसा मिलेगा, नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। वही कहता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन कहता है, अब इसको ध्यान से देखो, यहां पर लेबर 1 है, ठीक है, टोटल प्रोडक्ट 10 है। यहां पे वेरिएबल फैक्टर 2 है, टोटल प्रोडक्ट बढ़ गया, आ रहा है, गजब, मजा आ गया। यहां पर वेरिएबल फैक्टर 3 है, टोटल प्रोडक्ट 45, मजा आ गया, बढ़ गया। 4 होने पर टोटल प्रोडक्ट और बढ़ गया, 45 से 52 हो गया। वेरिएबल फैक्टर एक और बढ़ाया, बाकी अब टोटल प्रोडक्ट में कोई बदलाव नहीं आया। क्या हुआ, कोई बदलाव नहीं आया। और जब हमने उसके बाद एक और वेरिएबल फैक्टर बढ़ा दिया तो टोटल प्रोडक्ट में कैसा बदलाव आ गया, और हमारा टोटल प्रोडक्ट कम होने लग गया, क्योंकि ज्यादा एम्प्लॉय होंगे तो आपस में बातें करेंगे, उनको सैलरी ज्यादा देनी पड़ेगी, तो हमारा टोटल प्रोडक्ट बढ़ने के बजाय हमें कोई उससे फायदा नहीं मिलेगा और हमारा टोटल प्रोडक्ट कम हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। एज वी इंक्रीज वेरिएबल फैक्टर ऑन फिक्स्ड फैक्टर, एज वी इंक्रीज वेरिएबल फैक्टर ऑन फिक्स्ड फैक्टर, जैसे फिक्स्ड फैक्टर मान लो क्या, लैंड है। अब एक ही जमीन के टुकड़े पर अगर तुम लेबर बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे तो भाई ऐसा थोड़ी है, वो जमीन की भी तो एक कैपेसिटी है ना, वो उतना ही आउटपुट देगी जितनी उसकी कैपेसिटी है। पहले तुमने ट्राई करा, ठीक है, बढ़ गया तुम्हारा प्रोडक्शन, दूसरी बार में बढ़ गया, तीसरी बार में बढ़ गया, तुमने एक और लेबर लगाया, अब तुम्हारा प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, क्योंकि वो उस जमीन की हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी थी। उसके बाद तुम अगर और भी लेबर बढ़ाओगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ने के बजाय और क्या हो जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि ज्यादा एम्प्लॉय होंगे, आपस में बातें चीतें करेंगे, इधर उधर घूमने जाएंगे, उनकी सैलरी देनी पड़ेगी, तो तुम्हारे पास फायदा तो कुछ नहीं होगा, ऊपर से क्या हो जाएगा, तुम्हें लॉस हो जाएगा। समझ गए? तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता है एज वी increase variable factor on fixed factor, the total product initially increases at increasing rate, then at decreasing rate, and then fall and then negative. समझ गए? देखो टीपी का स्लोप देखो, टोटल प्रोडक्ट पहले बढ़ रहा है, इनिशियल इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, देन एट डिक्रीजिंग रेट, फिर वो अपने मैक्सिमम पे पहुंच गया और उसने बोला भाई अब लोअर लेबर मत लाना, कोई फायदे का नहीं है, मैं अपने मैक्सिमम पे हूं, फिर भी तुम और लेबर लाते हो तो वो फॉल हो जाता है। समझ गए? अब आओ इसके अजम्पशंस पे। मैंने आपको पहले भी कहा है, जब भी कोई लॉ बनता है तो वो कुछ ना कुछ अजम्पशंस के बेसिस पे बनता है, कुछ ना कुछ हमें अज्यूम करना पड़ता है, कुछ ना कुछ लेके चलना पड़ता है। तो इसका पहला अजम्पशन है कि ये हमेशा शॉर्ट रन में ऑपरेट होता है। कब ऑपरेट होता है? शॉर्ट रन में। एज फैक्टर्स आर क्लासिफाइड एज वेरिएबल एंड फिक्स्ड। दिस लॉ अप्लाइज टू ऑल फिक्स्ड फैक्टर इंक्लूडिंग लैंड। ठीक है, दिस लॉ अप्लाई टू ऑल फिक्स्ड फैक्टर, मतलब फिक्स्ड फैक्टर आप कोई से भी ले सकते हो। उसके बाद अंडर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, डिफरेंट यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर कैन बी कंबाइंड विद फिक्स्ड फैक्टर। कोई भी वेरिएबल फैक्टर फिक्स्ड फैक्टर से कंबाइन कर सकते हो। ये लॉ सिर्फ प्रोडक्शन पे अप्लाई होता है। द इफेक्ट ऑफ चेंज इन आउटपुट डज ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल फैक्टर इजीली डिटरमाइन। जो चेंज है वो वेरिएबल फैक्टर की चेंज से इजीली डिटरमाइन हो सकता है। ठीक है, तो इसको देख लेना। द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी अज्यूम टू बी कांस्टेंट। भैया टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, वेरिएबल फैक्टर सब इक्वली इफिशिएंट है, कोई मक्कारी नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये है टीपी। अब टीपी का भाई है एमपी। अब हमने जैसे वहां पे टीयूएमयू पढ़ा था, क्या पढ़ा था? टीयूएमयू। वैसे यहां पर है टीपीएमपी, टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ी थी, वैसे यहां पर है टोटल प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट। तो ये है हमारे मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व, जो इनिशियली जब जब टीपी बढ़ेगा एमपी बढ़ेगा, जब फिर उसके बाद जब टीपी डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा तब एमपी भी डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा, बाकी ज्यादा डिक्रीज होगा। जब टीपी अपने मैक्सिमम पे होगा तब एमपी 0 होगा, और जब टीपी फॉल करेगा तब हमारा एमपी नेगेटिव हो जाएगा। ये है 3 फेज टीपी और एमपी के रिलेशन के। समझ गए? अब हम आपको एक और लॉ पढ़ाते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कहता है व्हेन मोर एंड मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर एम्प्लॉयड विद फिक्स्ड फैक्टर, द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर मस्ट फॉल। ये उससे अलग है,
वो टीपी फॉल करवा रहा था और ये एमपी फॉल करवा रहा है, ये एमपी की बात कर रहा है। समझ गए? टीपी एमपी में रिलेशन पढ़ लेना और आपका ये चैप्टर एमपी और एपी में रिलेशनशिप बहुत सिंपल है, ये मैं पढ़ा देती हूँ। देखो, एज लॉन्ग एज एमपी इज मोर देन एपी, एज लॉन्ग एज एमपी इज मोर देन एपी, यहां पे देखो मोर देन है, एपी राइजेस, एपी बढ़ेगा। जब एमपी और एपी इक्वल हो जाएंगे तब एपी अपने मैक्सिमम पे होगा, ठीक है। जब एमपी लेस देन होगा एपी से, तब जब एमपी लेस देन होगा एपी से, मतलब समझो एमपी भगवान है, जैसा एमपी कर रहा है वैसा एपी कर रहा है। जैसे एमपी मोर देन है एपी से, देखो एपी बढ़ रहा है, वेरी गुड। एमपी इक्वल हो गया एपी के, एपी अपने मैक्सिमम पे, बहुत बढ़िया। एमपी लेस, जैसे ही लेस देन हुआ एपी से, एपी बेचारा गिरने लग गया। बोथ एमपी एंड एपी फॉल बट एमपी बिकम नेगेटिव, एमपी नेगेटिव हो सकता है, एपी कभी नेगेटिव नहीं होता। अपने जीवन में याद रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन बना था इससे, एपी विल नेवर बी नेगेटिव। व्हाई? क्योंकि एपी जो है वो टीपी से निकलता है, एपी जो है वो टीपी से निकलता है। टीपी कभी भी नेगेटिव नहीं होता, कभी भी टोटल प्रोडक्ट नेगेटिव नहीं होता, इसलिए एवरेज प्रोडक्ट भी कभी नेगेटिव नहीं होता है। समझ आया? थोड़ा बहुत, क्योंकि बाकी आपको थोड़ा बुक से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, फॉर मोर बेटर अंडरस्टैंडिंग। लिखना कैसे, ये जो टीपीएमपी के रिलेशन है एग्जाम में आते ही आते हैं, इनको अच्छे से कवर कर लेना। दैट इज फ्रॉम माय एंड। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक यू।